ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। हॉस्टल में नया नया था। जब मैंने अपने कमरे को देखा तो कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, काम चलाऊ था। मैंने अपने सामान को अपने हिसाब से सेट करना शुरू किया। मेरे कमरे के बगल में ही एक और कमरा था जिसमें एक और स्टूडेंट रहा करता था, उसका नाम ऋतिक था। हमारे कमरे अगल बगल थे तो बातचीत होती थी और बातचीत होते होते काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। एक रात हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो ऋतिक ने मुझसे पूछा कि भाई तूने इस हॉस्टल के बारे में कुछ सुना है क्या? जिसके जवाब में मैंने ऋतिक से कहा, क्या? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सुना, तूने क्या सुन लिया? जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा, भाई मैं भी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया हूँ, इस हॉस्टल में आया हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये हॉस्टल भूतिया है। अभी तक कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हुआ मेरे को, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हॉस्टल भूतिया है। और फिर मैंने अपने दोस्त ऋतिक से कहा, अरे वो मज़े लेते होंगे तेरे, ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं हॉस्टल में, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर ऋतिक ने कहा, अरे भाई बहुत स्टूडेंट कहते हैं यार, सारे के सारे बेवकूफ़ थोड़ी बनाएंगे। और फिर मैंने ऋतिक को समझाया और फिर ऋतिक ने कहा, हाँ तू शायद सही कह रहा है। और फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में आ गए। उसी रात मेरे को याद है आज भी, जब मैं उठा था तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। तब मुझे टॉयलेट लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो टॉयलेट कर लिया जाए। टॉयलेट कमरे से बाहर था, तब मैं टॉयलेट में गया। टॉयलेट करके जब मैं वापस आया तो बालकनी भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बालकनी में थोड़ी ताज़ी हवा ले ली जाए। मैं बालकनी में थोड़ी देर खड़ा हुआ। उस बालकनी से जो रोड थी वो साफ साफ दिखती थी। तब मैं उस रोड की तरफ देख ही रहा था तो पूरी सुनसान रोड थी। एक जानवर भी, कोई कुत्ता भी नहीं था वहाँ पर, पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। गाड़ियाँ खड़ी थी और एकदम सुनसान रोड पड़ा हुआ था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे वहाँ से चलता हुआ गुजर रहा है। मुझे लगा कि शायद अपने किसी काम से जा रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, और मैं कमरे में वापस आ गया। जब मैं कमरे में वापस आया और बेड पर लेटा तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए पास में गया दरवाजे के और दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। और जब मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। मैंने वापस दरवाजे को बंद किया और फिर वापस से सोने के लिए बेड पर लेट गया। लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। मैंने वापस से दरवाज़ा खोला, फिर से कोई नहीं था। ऐसे ही 2-3 बार हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने ऋतिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और फिर ऋतिक बाहर आया और उसने मुझसे कहा, क्या हो गया इतनी रात को, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? जिसके जवाब में मैंने ऋतिक से कहा, अरे यार कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा कौन है। और फिर ऋतिक ने कहा, दरवाज़ा खटखटा रहा है? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। और फिर मैंने ऋतिक से कहा, कैसे सुनाई देगी, तू गहरी नींद में सो रहा होगा। और फिर ऋतिक ने कहा, अरे कहाँ है यार, इतनी गहरी नींद में नहीं सोता मैं। अगर कोई खटखटाने की आवाज़ आती तो मैं उठ जाता, कोई आवाज़ नहीं आई यार। और फिर मैंने ऋतिक से कहा, अरे आई है। फिर ऋतिक ने कहा, अरे यार तेरा वहम हुआ होगा, जा सो जा। और फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों परेशान करना बेचारे को, तो फिर वो अपने कमरे में चला गया और मैं वापस अपने कमरे में आ गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है जो मेरे साथ कमरे में आ गया है। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी, मुझे काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। मेरे कमरे में एसी नहीं था, तब भी मेरे को एकदम ठंडी हवा लग रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी मेरे लिए। मैंने इग्नोर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोने के लिए बेड पर लेट गया। कुछ ही वक्त हुआ था सोए हुए, तभी मेरे को एक सपना आया। मेरे मुंह में किसी ने कपड़ा ठूसा हुआ है और मेरे हाथ पैर को बांधकर मुझे किसी ने
ट्रेन की पटरियों पे बांध रखा है और ट्रेन आ रही है। वो भयानक मंजर इतना ज़्यादा भयानक था कि वो ट्रेन मेरे से कुछ ही कदम दूर थी। तभी मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि मैं पसीने से तरबतर हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। इतना भयानक सपना देखने के बाद मुझे तो नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैंने पसीने को पोंछा और हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धोने के बाद मैं वापस से बालकनी में चला गया कि ठंडी हवा लेने के लिए, और बालकनी में खड़ा ही था। तभी मैंने देखा कि वही आदमी जिसे मैंने पहले देखा था वो अभी भी उसी रोड पर चले जा रहा है धीरे धीरे करके। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि क्या इतने घंटे से इससे रोड पार नहीं हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी। लेकिन वो आदमी धीरे धीरे करता हुआ रोड पे चले जा रहा था। मैं उसको ये देख रहा था और काफ़ी देर तक मैं उसे ही देखता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसकी चाल बदलने लगी। मैंने देखा कि वो काफ़ी अजीब और ढंग से चलने लगा था, और उसका ढंग इतना ज़्यादा अजीब और डरावना था कि मेरे को डर लगने लगा था उससे। और तभी अचानक से उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, और जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, मेरी तो जैसे हालत ही ख़राब हो गई थी। मैं वापस से कमरे में भागता हुआ आया और मैं तुरंत बेड पे सोने के लिए लेट गया। कुछ ही देर हुआ था, मुझे लगा कि चलो शायद उससे पीछा छूट गया, और मैंने एक गिलास ठंडा पानी पिया और तब जाके मुझे सांस में सांस आई। मैं वापस से बेड पर लेट गया, लेकिन मैं लेटा ही था तभी अचानक से किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खटखटाया। कमरे का दरवाज़ा जब मैंने खोला तो मैंने देखा कि ऋतिक सामने खड़ा था, और ऋतिक ने मुझसे कहा कि चला बाहर घूम के आते हैं। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने ऋतिक से कहा, भाई पागल वागल हो गया है क्या? रात के 3:30 बजे कहाँ घूमने जाएगा? जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा, अरे यहीं नीचे का चक्कर मार कर आते हैं, आजा। मैंने ऋतिक को काफ़ी ज़्यादा समझाया कि रात ज़्यादा हो गई है, जाना ठीक नहीं, लेकिन वो माना नहीं, और दोस्त था, मना कैसे कर देता। मैं भी चल पड़ा उसके साथ। हम दोनों हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे, लेकिन उस वक्त ऋतिक का स्वभाव कुछ अजीब लग रहा था मुझे। वो मुझे घुमाने के बहाने उसी रोड पर लेकर आ गया जिस रोड पर मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा था, और बातों ही बातों में मैंने ऋतिक से कहा, अरे भाई तुझे कुछ पता है? अभी जब मैं बालकनी में खड़ा था ना, तब मेरे को यहीं इसी रोड पर एक बूढ़ा आदमी नज़र आया था, और वो धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी घंटों पहले, तकरीबन पहली बार मैंने उसे रात की 2 बजे देखा था, और फिर रात के तकरीबन 3 बजे थे तब मैंने वापस से उसे देखा। तब भी वो इसी रोड पे चल रहा था। इतनी रात को उस बूढ़े आदमी को इस रोड पर चलता हुआ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और फिर ऋतिक ने हंसते हुए कहा, अच्छा तू उस आदमी से डर गया था? अच्छा वो कैसे चल रहा था? और फिर मैंने उससे कहा, अरे वो धीरे धीरे चल रहा था यार, एकदम पता नहीं इंसानी था कि क्या था। और फिर ऋतिक ने उसी बूढ़े आदमी की तरह चलना शुरू किया, और चलते हुए मुझे देखकर हंसते हुए कहा, क्या इस तरह से चल रहा था? और जब मैंने ऋतिक को ठीक उसी तरह से चलते हुए देखा तो मेरी रूह कांप गई, और वो पागलों की तरह हंस रहा था ऋतिक। और मैं वहाँ से तुरंत भागा कमरे की तरफ। जैसे ही मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि ऋतिक ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकला, और उसने बाहर निकलते हुए बोला, अरे भाई तेरे को नींद नहीं आ रही क्या? कर क्या रहा है तू? और फिर जब मैंने ऋतिक को अपने सामने देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि अगर ऋतिक यहाँ पर है तो मैं जिसके साथ घूमने गया था वो कौन था। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने ऋतिक को गले लगा लिया, और ऋतिक से मैंने कहा, अरे अरे भाई मैं अभी तू 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 यहाँ है? अभी तो तू मेरे पास आया था ना, तूने कहा था चल घूमने चलते, फिर हम तो मिलके नीचे घूम रहे थे और तू फिर अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा, भाई तो ठीक तो है ना? तेरा दिमाग वगैरह सब ठीक है ना? कैसी बातें कर रहा है?
मैं तो सो रहा था कब से, और तेरे पता नहीं कदमों की आवाज़ें, भागने की आवाज़ें सुनी तब मैं बाहर निकला हूँ। आखिर बात क्या है? और फिर मैंने ऋतिक को सारी बातें बताई और फिर ऋतिक ने कहा, सच में हुआ था क्या ऐसा? और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया। जब ऋतिक ने मेरा घबराया हुआ चेहरा देखा और मेरे चेहरे से पसीने को टपकते हुए देखा तो उसे भी यकीन हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और फिर ऋतिक ने मुझसे कहा, मैंने तुझसे कहा था ना कि हॉस्टल भूत गया है। कई लोगों ने बताया यार मेरे को, एक नहीं कई लोगों ने। और फिर मैंने ऋतिक से कहा, शायद तू सही कह रहा, अब से रात के वक्त निकलना ही नहीं है। और ये कहकर ऋतिक और मैं अपने अपने कमरे में चले गए और मैंने जैसे तैसे उस रात को बिना सोए ही बिता दिया। सुबह सुबह उठा तो मेरा दिमाग ख़राब था क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था। और फिर दिन बीता। दिन बीतते बीतते मैंने एक और बंदे को इस बारे में बताया और फिर उस बंदे ने मुझसे कहा कि रात के वक्त मत निकलियो कमरे से, अगर इस बार वो बूढ़ा आदमी तुझे नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज कर दियो, समझा क्या? और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया। रात के वक्त मैं सो गया और जब मैं सो रहा था तभी मेरा गला वापस से सूखा। मैं पानी पीने के लिए उठा ही था तभी मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी ठीक मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझे देखकर वो हंसने लगा। और उसे हंसते हुए देखकर मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि वहीं पर बेहोश हो गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे होश आया। और जब मुझे होश आया तब मैंने पूरे कमरे में देखा तो मेरे के अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने पानी पिया और सांस में सांस ली। सोने के लिए मैंने वापस से आंखें बंद करी तब मुझे उस बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई देने लगी। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता था तब मुझे कोई नज़र नहीं आता था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता था तब मुझे उस बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई देती थी। और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैं ऋतिक के कमरे में गया और जैसे ही मैं ऋतिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था, ऋतिक ने उससे पहले ही कमरे के दरवाजे को खोल दिया और मैंने उसकी शक्ल देखी और उसने मेरी शक्ल देखी तो हम दोनों की शक्ल पे 12 बजे हुए थे। और ऋतिक ने मुझसे घबराते हुए पूछा कि क्या हुआ? और फिर मैंने ऋतिक से कहा, अबे मैंने उस बूढ़े आदमी को अपने कमरे में देखा। और फिर ऋतिक ने कहा, अपने बेड पर बैठे हुए ठीक अपने सामने। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया। हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी। तब हम समझ गए कि हमारे साथ एक ही घटना हुई है। हम दोनों ने ठंडा पानी पिया और अपने मुंह को धोया और फिर दिमाग ठंडा करके एक दूसरे से बात करने लगे। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार बहुत डरावना था वो। और फिर ऋतिक ने कहा, हाँ भाई तू सही कह रहा। और फिर जब हम कमरे में बैठे हुए थे तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और ऋतिक दरवाज़ा खोलने के लिए गया और मैं बेड पर ही बैठा हुआ था। और जैसे ही ऋतिक ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी ठीक बाहर खड़ा है। और जब मैंने और ऋतिक ने उस बूढ़े आदमी को देखा तब हमारे मुंह से चीख निकल गई और हमारी चीख सुनते ही कई सारे स्टूडेंट्स बाहर आ गए और उन्होंने तुरंत पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ क्या हुआ, चिल्लाए क्यों तुम दोनों? और फिर हमारे पास शब्द ही नहीं थे कि आखिर हम क्या बताएं। और फिर मैंने उसी बूढ़े आदमी के बारे में सबको बताया। तब कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि शायद तुम्हारा वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये कहकर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे में चले गए। उस दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी मुझे कई जगह नज़र आया और ऋतिक को भी, लेकिन जैसे तैसे हमने अपने आप को इस बात के लिए मनवा लिया था कि हमें उस बूढ़े आदमी पे ध्यान नहीं देना है। कई रातों तक वो बूढ़ा आदमी हमें दिखाई देता रहा लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और कई दिन बीत गए और कई दिन बीतने के बाद वो बूढ़ा आदमी हमें दिखना
बंद हो गया। लेकिन आज भी कभी कभी वो बूढ़ा आदमी और उसकी डरावनी हंसी हमें सुनाई देती है। सचिन उस रात बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। घबराया हुआ वो अपने घर पहुंचा और अपने घर का दरवाजा खोल के वो तुरंत घर के अंदर घुस गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने सबसे पहले अपने मुंह को धोया और ठंडा पानी पीकर अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया। खाना खाने के बाद वो बेड पर सोने के लिए लेट गया और सोने के बाद जैसे ही थोड़ी देर बीती तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने घर में नहीं है, वो किसी मैदान में है। उसे मिट्टी की खुशबू आ रही थी। तभी अचानक से उसके मुंह पे थोड़ी सी मिट्टी आई और जब वो मिट्टी मुंह पर आई तब अचानक से सचिन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है और कोई मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, यानी कि उसे कोई जिंदा दफन कर रहा है। सचिन चिल्लाना चाहता था लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा था। सचिन वहां से भागना चाहता था लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। सचिन इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो रो रहा था। सचिन की आंखों के सामने ही उसे जिंदा दफनाया जा रहा था और सचिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से सचिन ने अपनी पूरी जान लगाई और उसने अपनी बॉडी पे वापस से कंट्रोल पा लिया। वो उस गड्ढे से जैसे तैसे बाहर निकला और उसने हर तरफ देखा तो उसने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में है। उस कब्रिस्तान में हर तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र थी, जिसे देखकर सचिन के पसीने छूटने लगे। वो वहां से अपनी पूरी जी जान लगाकर भागा लेकिन वो कब्रिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे पूरी दुनिया में वो फैला हो। कई किलोमीटर भागने के बाद भी वो कब्रिस्तान खत्म नहीं हुआ और जैसे ही सचिन थक के रुक गया वैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई और भी है जो उसके आस पास ही घूम रहा है। सचिन को वो दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास उसे हो रहा था, क्योंकि उसे किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ें आ रही थी और किसी की सांसों की भी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो और सांस लेने वाला सचिन के आसपास ही था। सचिन ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि किसी को मदद के लिए बुला लिया जाए। उसने जैसे ही अपने फ़ोन को निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसका हाथ जलने लगा और उसका हाथ जलने की वजह से सचिन ने अपने हाथ को पॉकेट से बाहर निकाला और चिल्लाते हुए इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है और किसी ने उसके कानों में कहा, वहां से तो बच के आ गया, यहां से बच के कैसे भागेगा। तभी अचानक से उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और उसके पैर को पकड़कर कोई घसीटता हुआ उसे गड्ढे की तरफ उसे लेकर जाने लगा। उसका पैर जो भी खींच रहा था सचिन उसे देख नहीं पा रहा था, बस कोई उसे खींचता हुआ उसी गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा था। और कुछ ही देर बाद वो जो कोई भी था वो सचिन को उस गड्ढे के पास लेकर आ गया और सचिन को उस गड्ढे में फेंक दिया और वापस से हंसते हुए सचिन के ऊपर मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डालते डालते
उस आत्मा ने, वो जो कोई भी थी, उसने सचिन को पूरा दफन कर दिया और सचिन अंदर सांस लेने के लिए भी तड़प रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में है। वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। वो उठा और उसने आईने में अपनी शक्ल को देखा तो उसकी शक्ल का रंग उड़ चुका था। उसके माथे से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कि कोई झरने से पानी बहता। उस रात सचिन सो नहीं पाया और सुबह तकरीबन 6 बजे उसने सोचा कि चलो अब ऑफिस के लिए रेडी हुआ जाए। वो ऑफिस के लिए रेडी हो ही रहा था, तभी अचानक से उसने अपने बेड पर देखा। उसने देखा कि उसके बेड पर मिट्टी पड़ी हुई थी। मिट्टी को देखकर सचिन की आंखें खौफ से बड़ी होती गई और उसने उस मिट्टी को उठाकर देखा तो वो वही मिट्टी लग रही थी जो उसने सपने में देखी थी, जिस मिट्टी में उसे दफन किया जा रहा था। अब बात हद से ज्यादा बढ़ रही थी। अगर वो सब सिर्फ एक सपना था तो मिट्टी सचिन के बेडरूम में कहां से आ गई? सचिन यही सब बातें सोच रहा था। तभी उसने सोचा कि इन सब बातों के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले ऑफिस चला जाए। ऑफिस में जैसे ही सचिन पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टाफ आया ही नहीं था। गिनती के सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय काम कर रहे थे। सचिन ने पूछा, क्या बात होगी भाई, आज कोई आया क्यों नहीं? जिसके जवाब में एक स्टाफ ने एक अजीब सी आवाज के साथ कहा, सबकी तबीयत खराब है, तुम अपना काम करो। सचिन को काफी ज्यादा अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि चलो उसका क्या है, उसे तो अपना काम खत्म करना है। वो अपनी टेबल पर बैठ गया और उसने अपने कंप्यूटर को ऑन किया। जैसे ही उसने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ लिखा आया और वो लिखा था कि वहां से तो बच के आ गए, यहां से बच के कैसे जाओगे? और ये जो टेक्स्ट था वो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया। सचिन को कुछ समझ नहीं आया। सचिन को लगा कि शायद ये उसकी आंखों का वहम था। सचिन ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और अपने काम में लग गया। उस दिन ऑफिस बहुत खाली खाली था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। जो वो गिनती के एम्प्लॉयज थे वो अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक एम्प्लॉय सचिन के पास आया और उसने सचिन को एक फाइल दी और कहा, अरे सचिन जरा इस फाइल को चेक करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है। और फिर सचिन ने उस फाइल को खोला तो उसके पहले पन्ने पे ही एक चीज लिखी हुई थी, वहां से तो बच के आ गए, यहां से बच के कैसे जाओगे? और जब सचिन ने ये बात पढ़ी तो उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उसने उस एम्प्लॉय की तरफ देखा तो वह एम्प्लॉय मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए उस एम्प्लॉय ने कहा, क्या हो गया, तुझे भी समझ नहीं आ रहा? फिर सचिन ने वापस से उस फाइल की तरफ देखा तो सचिन ने देखा कि उस फाइल पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। सचिन समझ गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। सचिन ने उस फाइल के बारे में उस एम्प्लॉय को समझाया और वो एम्प्लॉय उस फाइल को लेकर वहां से चला गया। और उस एम्प्लॉय ने सचिन को जाते हुए एक बात कही, वहां से तो बच के आ गया, यहां से बच के कैसे जाएगा? और फिर
सचिन ने घबराते हुए कहा, क्या कह रहा है तू? हाँ, तेरे कहने का मतलब क्या है? जिसके जवाब में उस एम्प्लॉय ने कहा, क्या हुआ? क्या कहा मैंने? मैं तो कुछ नहीं कहा। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। सचिन ने जैसे तैसे अपने दिमाग को ठंडा किया और शाम तक अपने काम को खत्म किया। काम को खत्म करने के बाद वो अपने ऑफिस से बाहर निकला और अपने घर के लिए किसी रिक्शा को ढूंढने लगा। उसे एक अंधेरे कोने में एक रिक्शा खड़ी हुई नजर आई और उसे रिक्शा के पास जाकर सचिन ने कहा, मुझे ज़रा मेरे घर छोड़ दो, मेरा घर वहीं पर है, रानी बाग पे। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, ठीक है सर, बैठिए। और वो ऑटो वाला ऑटो को चालू करके वहाँ से चल पड़ा। और जब सचिन अपनी मंजिल पे पहुँच गया तो उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अपने पर्स को निकाल कर उसमें से पैसे निकाले और ऑटो वाले को दिए। और जैसे ही ऑटो वाले ने पैसे को पकड़ा तो पैसे को पकड़ते ही उसने कहा, वहां से तो बच के आगे, यहां से बच के कैसे जाओगे? और जैसे ही ये बात सचिन ने सुनी तो उसने चिल्लाते हुए बोला, क्या बोल रहा है? हाँ? और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, क्या साहब, मैंने तो कुछ नहीं कहा, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मैं तो कुछ बोला भी नहीं। और फिर सचिन ने कहा, क्यों, क्या नहीं बोला? अभी बोला तो। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं चलता हूं। और यह कहकर वो ऑटो वाला वहां से चला गया। सचिन अपने घर वापस आ गया और सचिन अपने खाने का इंतज़ाम करने लगा। खाना बनाते बनाते उसका दिमाग खराब होने लगा क्योंकि उसके साथ जो चीज़ें घट रही थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेगा और उसने अपना फ़ोन को निकाला और बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। कुछ ही मिनट बाद खाना घर पे आ गया। किसी ने घर की डोरबेल बजाई तो ज़्यादा समझने में देर नहीं लगी कि वो खाना डिलीवर करने वाला ही होगा। सचिन घर के दरवाजे के पास गया और उसने घर के दरवाजे को खोला तो एक डिलीवरी बॉय हाथ में खाने का पैकेट लेकर खड़ा था और उसने सचिन से कहा, लो सर, आपका खाना। और फिर सचिन ने खाने के पैकेट को लिया और जैसे ही खाने के पैकेट को सचिन ने लिया तो उसे डिलीवरी बॉय ने बोला, वहां से तो बच के आगे, यहां से बच के कैसे जाओगे? सचिन ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और पैसे निकालकर उस डिलीवरी बॉय को दे दिए क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तब वो डिलीवरी वाला भी यही बोलेगा कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं। अब सचिन को ये मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लग रहा था। वह एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। ये बात सचिन को पता थी। खाना ख़त्म करने के बाद सचिन का फ़ोन बजा और सचिन ने फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि कॉल किसी और का नहीं, उसके बचपन के दोस्त का था। और जैसे ही सचिन ने अपने बचपन के दोस्त की कॉल देखी तो सचिन ने तुरंत उठाई और सचिन ने कॉल को उठा कर कहा, और रमेश, कैसा है तू? बड़े दिनों बाद याद किया। और फिर सामने से आवाज़ आई, हाँ भाई, बहुत बिजी था, मिलेगा क्या? टाइम है तेरे पास? जिसके जवाब में सचिन ने कहा, और फिर, अरे हाँ भाई, तेरे लिए तो हमेशा ही फ्री हूँ मैं, तो ये बता कहाँ मिलना है? जिसके जवाब में रमेश ने कहा, अरे मैं यहीं हाईवे पर हूँ, जल्दी आ जा, फिर दोनों मिलके मस्ती करेंगे। और सचिन ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत हाईवे की तरफ बढ़ गया। हाईवे उसके घर से ज़्यादा कुछ दूर नहीं था, कुछ मिनट्स का रास्ता था। चलते 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 जब वो हाईवे की तरफ पहुंचा तभी अचानक से उसे पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और टक्कर मारते ही सचिन काफ़ी दूर जाकर गिरा। टक्कर की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और सचिन के सर से
खून बहने लगा। सचिन वहां पर बदहोश हालत में पड़ा हुआ था। तभी वहां पर एक आदमी आया, जिसे देखकर सचिन खौफ से रोने लगा। उस आदमी ने सचिन को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाकर उसे एक जगह पर लेकर गया और उस आदमी की शक्ल देख देख कर सचिन रोए जा रहा था और उसे हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन वो आदमी ऐसे चले जा रहा था जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो। वो सचिन को लेकर एक जगह पर पहुंचा और उसने वहां पर पहले से ही एक गहरा खड्डा खोद रखा था और उसने सचिन को उसी में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। सचिन रोए जा रहा था, बिलके जा रहा था, लेकिन उस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और तभी सचिन अपने किए गए पाप को कबूल करता है। वो माफ़ी मांगता है क्योंकि जिस रात वो ऑफिस से वापस आ रहा था तब भी वो एक कार में था और जब वो कार से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसने एक सुनसान रोड पर एक आदमी को ठोकर मार दी थी और ठोकर की वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई थी। सचिन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि अगर वो पुलिस के पास जाता तो सचिन को जेल होना तय थी, जिसकी वजह से उसने उस आदमी की लाश को वहीं पास में ही एक मैदान में गड्ढा खोद के दफना दिया था। और वही काम अब सचिन के साथ हो रहा था। सचिन को भी दफनाया जा रहा था। सचिन चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उस आदमी ने सचिन को जिंदा दफना दिया।